जय हिंद साथियों, मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अब देखें ज़रा दोस्तों, आज की क्लासेस जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, आज की फर्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री के बारे में, इतिहास के बारे में, है ना दोस्तों। देखें ज़रा, अगर हम यहाँ पर बात करें, टॉपिक है हमारा हिस्ट्री, और हिस्ट्री कौन सी पढ़ेंगे दोस्तों? इंडियन, यानी कि भारतीय इतिहास। दोस्तों अगर हम बात करें इतिहास के बारे में, तो नॉर्मल अगर हम बात करें इतिहास होता क्या है, तो ध्यान रखेंगे। देखो दोस्तों, इतिहास का मतलब ये है कि हमारे प्राचीन समय में घटित वे सभी घटनाएं जिनके प्रमाण हमको मिलते हैं, है ना, या वे घटनाएं जो वास्तव में घटित हुई हैं, वो सब घटनाएं क्या कहलाती हैं दोस्तों? इतिहास के अंतर्गत कहलाती हैं, है ना दोस्तों। अगर यहाँ पर हम बात करें, यानी कि इसको अगर हम पढ़ें, अतीत में घटित वे सभी घटनाएं जो प्रमाणित तौर पर घटित हुई हैं, है ना दोस्तों, तो ये क्या कहलाएंगी? इतिहास कहलाती हैं। यानी जिन घटनाओं के हमको प्रमाण मिल जाएंगे, वो सब क्या होंगी दोस्तों? इतिहास के अंदर में आएंगी, हिस्ट्री के अंदर में आएंगी। अगर यहाँ से हम बात करें हिस्ट्री, ये वर्ड कहाँ से लिया गया है दोस्तों? दीदी ध्यान देंगे आप। ध्यान देंगे दोस्तों, अगर हम बात करें हिस्ट्री के बारे में, तो यहाँ देखेंगे आप, हिस्ट्री जो नाम है वो हिस्टोरिया एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। हिस्टोरिया ग्रीक वर्ड से, कैसा दोस्त है दोस्तों, कैसा वर्ड है ये? ग्रीक वर्ड। ध्यान देंगे आप, किस वर्ड से लिया गया? हिस्ट्री जो नाम लिया गया वो हिस्टोरिया ग्रीक वर्ड से नाम लिया गया। और याद रखेंगे आप, ये नाम किसने दिया दोस्तों? हेरोडोटस ने नाम दिया, ठीक है दोस्तों। और इन्होंने यहाँ पर देखो जरा, किसने ये नाम दिया हमको? हेरोडोटस ने ये नाम दिया। और यहाँ से अगर हम बात करें कि हेरोडोटस जो थे, इन्होंने, हेरोडोटस ने हिस्टोरिया नाम लिया, जिसके ऊपर नाम रखा गया भारतीय इतिहास, यानी कि हिस्ट्री। यानी इस हिसाब से हेरोडोटस जो थे वो क्या बन जाते हैं दोस्तों? फादर ऑफ हिस्ट्री बन जाते हैं, यानी कि इतिहास के पिता या जनक इसको हम बोलेंगे। आ गई बात समझ में? इतनी बात आपको क्लियर हो रही है दोस्तों? तो हिस्टोरिया वर्ड से ये नाम लिया गया है। और हिस्टोरिया कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। किस व्यक्ति ने इसका नाम दिया था? तो याद रखेंगे हेरोडोटस ने इसको नाम दिया, जिनको क्या बोला गया दोस्तों? याद रखेंगे आप, इन्हीं को बोला गया फादर ऑफ हिस्ट्री। और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है दोस्तों, जिसको बोलते हैं हिस्टोरिका। ये क्या है? एक बुक का नाम है, जिसमें इन्होंने इतिहास के बारे में सारा वर्णन लिखा है दोस्तों। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, अब याद रखेंगे आप, हम कैसे पहचानेंगे
कि घटनाएं प्रमाणित हैं या नहीं हैं। फिर दोबारा ध्यान देंगे दोस्तों, हमको कैसे पता लगेगा कि जो हमको घटना बताई जा रही है या जिस राजा महाराजा के बारे में हमको बताया जा रहा है या जिस शिलालेख के बारे में, जिस स्मारक के बारे में, जिन सिक्कों के बारे में हमको बातें बताई जा रही हैं वे प्रमाणित हैं या नहीं हैं, यानी वो सब इतिहास के अंदर काउंट होता है या नहीं होता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, यहां पर एक हेडिंग आता है हमारा स्रोत, यानी कि सोर्स। देखेंगे जरा, अब यहां से आप ध्यान देंगे दोस्तों, अगर हम स्रोत की बात कर रहे हैं, है ना, तो सबसे पहले नाम आता है पुरातात्विक स्रोत। सबसे पहले नाम किसका आता है दोस्तों? पुरातात्विक स्रोत, है ना। इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे दोस्तों? फॉसिल्स पढ़ेंगे, यानी कि अवशेष, है ना दोस्तों। अवशेष के माध्यम से हम पहचानेंगे कि किस काल की बात हो रही है। उसके बाद इंस्क्रिप्ट्स की बात होगी, यानी कि अभिलेख की बात होगी। इसके बाद कॉइन्स की बात होगी, यानी सिक्कों के आधार पे, जैसा आप जानते होंगे चंद्रगुप्त ने अपने सूरत के, अपने नाम के क्या चलाए थे दोस्तों? सिक्के। और जब सिंधु घाटी इंडस वैली दोस्तों वहाँ पर खुदाई की गई तो वहाँ पर जो सिक्के मिले उन सिक्कों पर किसके फोटो लगी थी दोस्तों? किसका नाम वहाँ पर लिखा गया था? चंद्रगुप्त का नाम वहाँ पर लिखा गया था। तो उन सिक्कों के आधार पर चंद्रगुप्त के बारे में हमको जितनी भी बातें बताई गई उन सब को हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? प्रमाणित कर सकते हैं। यानी वे सब बातें अब किसके अंदर काउंट हो जाएंगी दोस्तों? हिस्ट्री के अंदर काउंट हो सकती हैं, है ना। अगर मैं इसके आगे की बात करूं, स्टैचूज दोस्तों जितने भी होंगे, यानी कि मूर्तियां, जैसे नटराज या भिन्न भिन्न प्रकार के शासनकाल के राजाओं की मूर्तियां निकलती हैं, जिसके अंदर क्या क्या आता है दोस्तों? नटराज की मूर्ति आती है या पशुपतिनाथ की मूर्ति आती हैं, जो खुदाई के अंदर मिली हैं, जिनके आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि जो घटनाएं, जो घटित घटनाएं हमको बताई जा रही हैं, एक समय ऐसा था, एक काल ऐसा था जिसमें वो घटनाएं वास्तव में घटित हुई हैं दोस्तों, है ना। तो किसके आधार पर हम जांचेंगे कि घटना इतिहास के अंदर काउंट होगी या नहीं? तो याद रखेंगे स्रोत के आधार पर। और स्रोत कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के यहाँ पर दोस्तों प्रमाणित किए जाते हैं, जिनमें से पहला मैंने आपको बताया पुरातात्विक स्रोत दोस्तों, है ना। इसके अंदर आप स्मारक भी लिख लेंगे, है ना। जितने भी आपको क्या मिले हैं? मॉन्यूमेंट्स मिले हैं। ये सब कहां पर काउंट होते हैं? पुरातात्विक स्रोत में काउंट होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों साहित्यिक स्रोत, यानी लिटरेचरली सोर्स। अब लिटरेचरली में क्या क्या आता है दोस्तों? याद रखेंगे लिटरेचरली में 2 बातें आती हैं। एक तो आता है धार्मिक, रिलीजियस, है ना, और एक होता है ये धार्मिक होगा और ये अधार्मिक, यानी कि नॉन रिलीजियस, है ना दोस्तों। अगर धार्मिक की बात करें तो यहाँ पर आ जाता है रामायण, है ना, महाभारत। और दोस्तों अगर मैं बात करूं अधार्मिक की, नॉन रिलीजियस की, तो याद रखेंगे किसकी बात करेंगे? चाणक्य का अर्थशास्त्र,
जिसमें तकनीकी सूझबूझ के माध्यम से हमको बताया गया कि चाणक्य वास्तव में थे, और चाणक्य जब थे तो चाणक्य से संबंधित जितनी भी हमको बातें बताई जाएंगी, हमको पुस्तकों में पढ़ाया जाएगा दोस्तों, वो सब हमको मानना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ा सबूत उनके द्वारा लिखा गया चाणक्य का अर्थशास्त्र दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करें यहीं पर मेगास्थनीज की इंडिका, ये भी दोस्तों क्या होगी अगर हम बात करें तो नॉन रिलीजियस लिटरेचरली सोर्स होता है। उसके बाद अगर हम बात करें पतंजलि का महाभाष्य, क्या बताया गया दोस्तों, चाणक्य का अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, पतंजलि का महाभाष्य। और आगे की अगर हम बात करें दोस्तों कालिदास का, ये तो आप सभी जानते हैं, कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम, यानी जिसमें धर्म वगैरह की बातें ना हो वो क्या कहलाएगा दोस्तों, नॉन रिलीजियस। और जिसमें धर्म की बातें होंगी रामायणा महाभारता, तो याद रखेंगे उसको हम बोलेंगे रिलीजियस। ठीक है दोस्तों, तो प्रमाण के आधार पर मैंने आपको बताया कि कितने प्रकार से हम चीज़ों को प्रमाणित कर सकते हैं, घटनाओं को हिस्टोरिकल बना सकते हैं, इतिहास के अंदर उनको प्रवेश दिला सकते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, पुरातात्विक, एस्ट्रोलॉजिकल जितने भी हमारे स्रोत होंगे, सोर्स होंगे, उसके बाद लिटरेचर सोर्स जितने भी होंगे दोस्तों, और तीसरी अगर हम बात करें दोस्तों तो विदेशी यात्राओं का वितरण। विदेशी यात्रियों का विवरण, यानी कि बात करें डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर्स ट्रैवलर। समझ में आ गई बात दोस्तों। अब याद रखेंगे उस समय में क्या होता था। देखो दोस्तों, विदेशी लोग हमारे यहाँ घूमने आते थे, है ना, और यहाँ पर याद रखेंगे आप काफ़ी समय यहाँ पर बिता कर जाते थे। जी हाँ दोस्तों, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, एक लंबा समय वो यहाँ के लोगों के साथ बिताते थे, और उनके साथ में मिलके क्या करते थे दोस्तों, उनका रहना सहना, वो किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते थे, उनका डेली रूटीन क्या था, उस समय में कौन कहाँ पर शासन कर रहा था, पूरे भारत का विवरण क्या था, भारत की क्या दशाएं थी, क्या दिशाएं थी, क्या धर्म था, क्या शासन था, सब कुछ जानकारी दोस्तों उन लोगों ने यहाँ पर रहकर प्राप्त की। और जब यहाँ से अपनी एक उम्र के बाद जब वे अपने विदेश लौटे तो वहाँ दोस्तों उन्होंने जाकर बताया कि भारत कैसा देश है, भारत में किस प्रकार से क्या योजनाएं बनाई जाती हैं, कैसे लोगों का जीवन यापन होता है, कौन से शासन काल में क्या क्या करके लिखा गया, किसने कौन सी पुस्तक लिखी, है ना दोस्तों। तो वे भी दोस्तों क्या है, वो सब भी प्रमाणित करते हैं कि भारतीय इतिहास में कितने राजा आए, कितने राजाओं ने शासन किया, मुगल ने क्या किया, गुलाम वंश क्या था, लोधी वंश क्या था, है ना दोस्तों, मगध क्या था दोस्तों, इन सब का विवरण हमको मिलता है विदेशी यात्राओं के विवरण में, यानी कि डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर्स की अगर हम बात करें तो दोस्तों याद रखेंगे एक चीनी यात्री थे फायान। अगर एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, बात करेंगे फायान, कौन थे दोस्तों, ये चीनी यात्री थे दोस्तों। समझ में आ गई बात। और याद रखेंगे दोस्तों कितना समय इन्होंने यहां पर दिया, 15 वर्ष ये दोस्तों फायान चीनी यात्री थे जो 15 वर्ष कहाँ रहे दोस्तों, भारत में रहे। और किसके शासन काल में आए थे, ये गुप्त काल में आए थे दोस्तों। गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आगमन हुआ दोस्तों।
समझ में आ गई बात दोस्तों? तो याद रखेंगे फाहियान कितने समय रहे? 15 वर्ष भारत में रहे, और जब जाने का समय आया तो वहाँ जाकर इन्होंने दोस्तों अपने 15 वर्ष के समय को कैसे भारतीयों के साथ बिताया, क्या क्या चीज़ें उन्होंने देखी, सब बातें दोस्तों इन्होंने फ़ौरन अपने विदेश में जाकर बताई दोस्तों, है ना दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करें, एक शासक और थे दोस्तों, ह्वेनसांग। कौन थे दोस्तों? ह्वेनसांग। यहां पर मैं इसको काउंट कर देता हूं। दोस्तों याद रखेंगे नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय से इन्होंने एक लंबे समय तक दोस्तों अध्ययन किया। समझ में आ गई बात दोस्तों? ह्वेनसांग कौन थे दोस्तों? ये भी चीनी यात्री थे। कौन थे ये भी दोस्तों क्या थे? चीनी यात्री थे। बस याद रखेंगे 16 वर्ष का समय इन्होंने भारत में बिताया। और किसके राज्यकाल में आए थे दोस्तों? याद रखेंगे, इसको मैं यहां पर नोट कर देता हूं, हर्षवर्धन के शासनकाल में दोस्तों ये भारत आए थे। तो याद रखेंगे, मैं साथ साथ में दोस्तों आपको एग्जाम्पल उदाहरण भी देकर चल रहा हूं, जिससे आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो दोस्तों। किसी भी बात का हमको रट्टा नहीं लगाना है, बहुत सिंपल वे में हम चीज़ें लेकर के चलेंगे, है ना दोस्तों। वहाँ से हम चीज़ों को पढ़ते जाएंगे। ध्यान देंगे आप, मैंने आपको 3 प्रमाण बताए जिनके आधार पर हम घटनाओं को इतिहास के अंदर दोस्तों काउंट कर सकते हैं, इतिहास के अंदर गिन सकते हैं दोस्तों। एक बात और याद रखेंगे, हिस्ट्री दोस्तों 2 होंगी, इंडिया की अलग होगी और वर्ल्ड की अलग होगी दोस्तों। हमारे जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं दोनों, जिसकी भी हम तैयारी करा रहे हैं, वहाँ पर दोस्तों इंडियन हिस्ट्री के बारे में ही बात की जाती है। इससे अलग वहाँ पर कोई क्वेश्चन दोस्तों आज तक आपका नहीं पूछा गया है। तो हमारा फोकस इंडियन हिस्ट्री रहेगा, भारत का इतिहास रहेगा दोस्तों। तो याद रखेंगे 3 सोर्स मैंने आपको बताए। देखो, पुरातात्विक स्रोत मैंने आपको बताया, जिसमें अवशेष फॉसिल्स के बारे में बात होगी, इंस्क्रिप्ट अभिलेख के बारे में बात होगी, कोइंस मिलेंगे दोस्तों खुदाई में। ये सब चीज़ें वे हैं जो खुदाई में हमको मिलती हैं, औजार मिलते हैं खुदाई में, हमको क्या मिलता है? कोइन मिलता है, लिखे हुए ताम्रपत्र मिलते हैं दोस्तों, अवशेष हड्डियों के ढांचे मिलते हैं दोस्तों, मूर्तियाँ मिलती हैं, स्टैचू, हमको मोनूमेंट्स मिलते हैं, बड़े बड़े शिलालेख मिलते हैं, स्मारक मिलते हैं, मूर्तियां मिलती है नटराज की दोस्तों, पशुपतिनाथ की। उस समय में कौन से लोग अपने किस राजा को अपना नाथ मानते थे, किसको अपना दोस्तों अपना भगवान मानते थे, उनकी मूर्तियां आज तक भी निकलती हैं। तो उन सब के आधार पर पुरातात्विक स्रोत बोला गया। दूसरी बात करें लिटरेचरली सोर्स की, यानी कि दोस्तों जो पुराण हमको मिले उनके आधार पर, जैसे रामायण और महाभारत या चाणक्य के अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज के इंडिका, एक एक बात माइंड में सेट हो जानी चाहिए। मैं इसलिए बार इसको रिवाइज कर रहा हूं। पतंजलि का महाभाष्य, उसके बाद बात करें दोस्तों कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम। ये दोस्तों क्या है? ये सभी के सभी नॉन रिलीजियस, याद रखेंगे आप, क्या है? लिटरेचरली है दोस्तों, साहित्य है दोस्तों, जिनके आधार पर, जिनमें लिखी हुई बातें उस समय में उनके काल में उपस्थित बातों से बिल्कुल सीधा मेल खाती हैं दोस्तों। तो इन बातों को हम नकार नहीं सकते। और तीसरा सबसे मजबूत स्तंभ जो है दोस्तों सोर्स का, वो कौन है? डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेनर्स ट्रेवलर, विदेशी यात्री जो भारत में आए, को काफ़ी लंबे समय रहकर गए, और रहने के बाद इन्होंने अपने देशों में जाकर, अपने विदेशों में जाकर यहाँ के बारे में जो उल्लेख किया, वो दोस्तों क्या है? वो बहुत ही अद्भुत है। उन्होंने भारत की संस्कृति, भारत के साहित्य, भारत के कला और भारत के विशेष कार्यों के और प्रमुख राजाओं के शासनकाल की मुख्य बातों का और वर्णन वहां पर किया दोस्तों। तो पहला मैंने आपको बताया फाहियान, एक चीनी यात्री जिन्होंने 15 साल भारत में रहे,
और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में दोस्तों ये आए थे। ऐसे ही ह्वेनसांग, ये भी चीनी यात्री थे दोस्तों, और 16 वर्ष के लिए यहाँ पर रुक कर गए और नालंदा विश्वविद्यालय से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, अपना अध्ययन किया। और ये किसके शासनकाल में आए थे? ह्वेनसांग के शासनकाल में दोस्तों इनका भारत आगमन हुआ था। इसको आप याद रखेंगे दोस्तों। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? बात दोस्तों समझ में आया आपको? अब आगे की बात अगर हम करें, देखें जरा, आज की क्लासेस थोड़ी ज़्यादा थी दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम हो रही है ना दोस्तों। लेकिन आप बने रहेंगे हमारे साथ और धीरे धीरे आपको सभी टॉपिक्स हम कराएंगे यहाँ पर, है ना दोस्तों। बस आपका एक ही काम है, जैसे जीके जीएस की क्लास में आप रेगुलर कंटिन्यूटी बनाए हुए हैं, अपने नोट्स बना रखे हैं। काफ़ी बच्चों ने मुझको नोट्स की कॉपी भी भेजी है। बहुत दिल से दुआ निकलती है बच्चों के लिए, और बहुत ज़्यादा अपने आप में दोस्तों एक मेंटलिटी हम तैयार हो जाते हैं आगे के लेक्चर्स बनाने के लिए, बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपको देने के लिए, है ना दोस्तों। तो हमारे साथ बने रहें। आगे की अगर हम बात करें दोस्तों, देखें ज़रा, यहाँ अगर हम बात करें, अगर हम हिस्ट्री के बाद बात करें, देखें दोस्तों, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री को 3 हिस्सों में बांटा गया है। कितने हिस्सों में बांटा गया दोस्तों? 3 हिस्सों में बांटा गया। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर, एंशिएंट हिस्ट्री, जिसको आप बोलेंगे दोस्तों प्राचीन भारत, प्राचीन इतिहास। इसके बाद दोस्तों आता है मेडिवियल हिस्ट्री, यानी कि मध्यकालीन भारत इतिहास। मध्यकालीन इतिहास, किसके इतिहास की बात कर रहे हैं? याद रखेंगे, इंडियन, भारतीय इतिहास की बात कर रहे हैं दोस्तों। इसके बाद नाम आता है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि आधुनिक इतिहास। इतनी बातें समझ में आ रही हैं दोस्तों? तो 3 हिस्सों में हमने इतिहास को यहाँ पर डिवाइड किया है। इसके आगे की अगर हम बात करें, देखें जरा, प्राचीन इतिहास की अगर हम बात करें, दोस्तों प्राचीन इतिहास की अगर हम बात करेंगे तो इसको भी 3 हिस्सों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक इतिहास, ठीक है दोस्तों, प्रागैतिहासिक इतिहास, आद्य इतिहास, और इससे आगे की अगर हम बात करें दोस्तों तो आता है हमारा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल दोस्तों, समझ में आ गई बात दोस्तों? पूरी हिस्ट्री को हमने कितने हिस्सों में बांटा? 3 हिस्सों में बांटा। उसके बाद पहला आया हमारा एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, जिसमें हम पढ़ेंगे, जिसमें 3 हिस्से इसके हम पढ़ेंगे दोस्तों। प्रागैतिहासिक इतिहास, उसके बाद आद्य, इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों प्रागैतिहासिक काल, और इसको लिख सकते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। ये टाइम ड्यूरेशन चलेगा दोस्तों यहाँ से। और तीसरा हमारा होगा दोस्तों ऐतिहासिक काल, है ना दोस्तों? इतनी बात समझ में आ गई? यानी कि अगर हम बात करें, इसको हम बोलेंगे प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक,
और ये आएगा दोस्तों हिस्टोरिक टाइम। जी हाँ, 3 हिस्से हमने दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री के यहाँ पर डिवाइड किए हैं, जिसको देखो ये हम पार्टीशन क्यों कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि इतिहास दोस्तों काफ़ी ज़्यादा विख्यान इतिहास में दिया गया है। उसको हम डिवाइडेशन रूल में बांटा है, अलग अलग काल को हमने उसकी प्रकृति के आधार पर अलग अलग हिस्सों में बांट दिया है दोस्तों, जिससे कि जब हम इनका अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे तो एक एक करके हम उनको काल के उनके समय के अनुसार अच्छे से उनको स्टडी कर सके। तो यहां पर हमने देखा है एंशिएंट हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, प्री हिस्टोरिक, प्रोटोहिस्टोरिक और हिस्टोरिक। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, देखो अब इन 3 हिस्सों में क्या डिफरेंस होता है, पहले हम ये देख लेते हैं क्या डिफरेंस होता है। जल्दी से कोई बताए मुझको, तीनों हिस्सों में क्या डिफरेंस होता है, जल्दी बताएं। देखो जरा, प्रागैतिहासिक कौन होता है, जिसके बारे में दोस्तों कोई लिखित जानकारी न हो, केवल अवशेष हो, है ना, डेड बॉडीज वगैरह इसमें मिली हैं दोस्तों। आगे ऐतिहासिक की बात करें दोस्तों, यहां पर याद रखेंगे आप, लिखित जानकारी प्राप्त है परंतु पढ़ी नहीं जा सकती, प्लस में अवशेष भी यहां पर इनको प्राप्त हुए हैं दोस्तों। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। और हिस्टोरिक की बात करें दोस्तों, याद रखेंगे आप, इसमें हमको क्या मिला है दोस्तों, लिखित जानकारी मिली है और प्लस अवशेष दोस्तों, और दोनों को क्या करा है दोस्तों, पढ़ा जा सकता है। कुछ बात समझ में आ रही है आपको। देखो अगर हम बात करें प्री हिस्टोरिक की, तो दोस्तों वहां पर क्या मिला है, हमको लिखित जानकारी नहीं मिली है, केवल क्या मिले हैं हमको, डेड बॉडीज वहां पर मिली है, फॉसिल्स हमको वहां पर मिले हैं केवल, और जिनके बारे में हम कुछ भी जान नहीं पाए दोस्तों। उसके बाद की अगर हम बात करें, ध्यान देंगे आप, इसके बाद की बात करें अगर हम प्रोटोहिस्टोरिक, यहाँ पर दोस्तों लिखित जानकारी मिल तो गई है, लेकिन उसकी लैंग्वेज ऐसी है आज तक भी हम उस लैंग्वेज को दोस्तों समझ नहीं पाए हैं, इसलिए वो लैंग्वेज, वो ताम्रपत्र, वो जितनी भी जानकारी हमको मिली है वो सब बेकार है। अवशेष यहाँ पर भी हमको मिले हैं। उसके बाद अगर हम हिस्टोरिक टाइम में आए, ऐतिहासिक काल के में आए, तो दोस्तों यहाँ पर ऐतिहासिक काल में हमको लिखित ताम्रपत्र भी मिले हैं, लिखित जानकारियाँ भी मिली हैं जिनको हम पढ़ भी पाए हैं दोस्तों, और अवशेष भी मिले हैं जिनको हम अच्छे से स्टडी भी कर पाए हैं, जिनके आधार पर हमने इतिहास की काफ़ी सारी बातें लिखी हैं, और वो किसके अंदर लिखी गई हैं, ऐतिहासिक काल के अंदर दोस्तों लिखी गई हैं। इसको आप याद रखेंगे। आगे की बात करें दोस्तों, अगर हम देखें जरा, सबसे पहला हमको दिया गया है प्रागैतिहासिक काल, यानी कि प्री हिस्टोरिक काल दोस्तों। अगर प्री हिस्टोरिक काल की बात करें दोस्तों, तो याद रखेंगे प्री हिस्टोरिक काल 2 हिस्सों में बांटा गया। किन किन हिस्सों में बांटा गया, एक तो है दोस्तों स्टोन एज, यानी कि पाषाण युग, और दूसरा है कॉपर एज, यानी कि ताम्र युग दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे आप, नाम से हमको पता लग रहा है स्टोन एज, यानी जहां पर पत्थरों की बात हो रही है, जिसके अंदर केवल पत्थरों की बात होगी। और ताम्र की बात करें, जब आदि मानव ने दोस्तों
देखो याद रखेंगे, प्रागैतिहासिक काल में प्री हिस्टोरिक में क्या थे दोस्तों, आदि मानव थे। कोई लिखित वहाँ पर जानकारी नहीं मिली, केवल पत्थरों का वहाँ पर खेल होता था दोस्तों, है ना। लेकिन इस काल के अंत तक होते होते याद रखेंगे मानव जाति ने एक नई धातु की खोज की, एक किसकी खोज की, तांबे की खोज की दोस्तों। और तांबे की खोज होते ही नया युग आ जाता है जिसको हम बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक टाइम दोस्तों। इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, देखिए जरा, अगर मैं पाषाण युग की बात करूं, इसको थोड़ा हम रोक देते हैं यहां पर। अगर हम यहां पर पाषाण युग की बात करें दोस्तों, तो पाषाण युग को कितने हिस्सों में बांटा गया है, तो याद रखेंगे आप यहाँ पर पाषाण युग को भी दोस्तों 3 हिस्सों में बांटा गया है। कैसे कैसे बांटा गया है, ध्यान देंगे आप। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग। आपको तीनों बातें समझ में आ रही होंगी, समझ में आ रहा है दोस्तों। तो पाषाण युग को कितने हिस्सों में बांटा गया, 3 हिस्सों में बांटा गया। अगर हम बात करें तो क्या क्या बोला गया, पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, और क्या बोला गया दोस्तों, नव पाषाण युग के नाम से इसको बोला गया। अगर हम बात करें दोस्तों तो इन तीनों का नाम क्या बोला जाएगा, तो याद रखेंगे पैलियोलिथिक टाइम, मेसोलिथिक टाइम दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करें नियोलिथिक टाइम, नियोलिथिक टाइम। अब इन तीनों के तीनों कालों में दोस्तों सबसे बड़ा अंतर क्या था, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या था, कौन से में, पैलियोलिथिक में, मेसोलिथिक में और नियोलिथिक में, तीनों के तीनों में क्या डिफरेंस आया था दोस्तों, जल्दी से बताएं जरा, क्या तीनों में अंतर आया था, जल्दी से आप मुझको बताएं। देखो अगर हम बात करें पूरा पाषाण काल में, तो याद रखेंगे दोस्तों पूरा पाषाण काल में 9 सिविलाइजेशन था। क्या बताया दोस्तों, क्या था यहाँ पर, 9 सिविलाइजेशन था। केवल क्या था दोस्तों यहाँ पर, आदि मानव था। क्या था दोस्तों, आदि मानव था। मध्य पाषाण युग कब आया दोस्तों, जब आदि मानव बदल कर क्या करने लगा, जिन पशुओं को पहले मार के खाता था अब उन पशुओं का क्या करने लगा दोस्तों, पशुपालन करने लगा। ध्यान देंगे आप मेरी बात पर दोस्तों, फिर दोबारा से मेरी बातों पर आप गौर देंगे। मैं कुछ भी आपको रटा नहीं रहा हूँ, एक कहानी के बेस पर हम इतिहास को पढ़ेंगे दोस्तों, जिससे कि हमको चीज़ें बिल्कुल एक एक तार क्लियर होगा दोस्तों इतिहास का। देखें जरा, मैंने आपको बताया पाषाण युग 3 हिस्सों में बांटा गया, पूरा पाषाण, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। तो पैलियोलिथिक अगर टाइम की बात करें दोस्तों तो याद रखेंगे 9 सिविलाइजेशन, पूरा पाषाण काल में लोगों को कैसे रहना है, क्या पहनना है, शरीर को ढकना है कि नहीं ढकना है, बारिश आ गई तो क्या करना है, कुछ इनको इसके बारे में जानकारी नहीं थी। केवल क्या था दोस्तों यहाँ पर, आदि मानव था, यानी कि जानवरों के संग रहता था, जानवरों को ही मार के उनको खा जाता था। उसके बाद आया दूसरा युग दोस्तों, मध्य पाषाण युग यानी मेसोलिथिक टाइम, जिसमें क्या किया, पहले जिन जानवरों को मार के खाता था अब उन्हीं जानवरों को दोस्तों मानव ने क्या कर दिया, उनको पालना चालू कर दिया, उनसे दोस्तों भोजन लेना चालू कर दिया, है ना दोस्तों। उसके बाद अगर आता है हमारा नियोलिथिक टाइम, नव पाषाण युग, यहाँ पर एक क्रांति आई दोस्तों, याद रखेंगे नव पाषाण युग में एक स्पेशल क्रांति आई, यानी इस क्रांति में क्या किया गया, याद रखेंगे पशुपालन तो पहले से ही चल रहा है, पशुपालन तो पहले से ही चल रहा है, अब साथ में क्या जोड़ दिया गया दोस्तों,
फार्मिंग और जोड़ दी गई, कृषि को और जोड़ दिया गया। यानी कि नवपाषाण युग में अब आदि मानव ने क्या कर दिया दोस्तों, पशुपालन के साथ साथ कृषि को भी करना चालू कर दिया, खेती भी उन्होंने दोस्तों चालू कर दी। तो तीनों युग में क्या क्या अंतर है इनको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, अपने टॉपिक पर आते हैं। देखिए जरा फिर दोबारा से देख लेते हैं एक बार। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री में क्या बताया मैंने आपको, हिस्ट्री के 3 हिस्से होते हैं दोस्तों। एंशिएंट हिस्ट्री होता है, मेडिवल होता है, मॉडर्न होता है। एंशिएंट के भी 3 हिस्से होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक टाइम। तीनों में क्या अंतर होता है? प्री हिस्टोरिक में कुछ भी रिटर्न हमको नहीं मिला है ना दोस्तों, केवल हमको क्या मिले हैं? फॉसिल्स मिले हैं, जिनको भी हम पढ़ नहीं पाए, है ना। आपको बातें समझ में आ रही हैं? देखें जरा आगे, इसकी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल होगी दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रोटो हिस्टोरिक, चक्कर क्या हुआ, आज दरअसल रेगुलर 3 क्लासेस हो गई हैं, इसलिए थोड़े से गले में दिक्कत आ रही है दोस्तों। देखें जरा प्रोटो हिस्टोरिक की अगर हम बात करें तो प्रोटो हिस्टोरिक में क्या हुआ, रिटन हमको इन्फॉर्मेशन मिली लेकिन उनको पढ़ नहीं पाए दोस्तों, आज तक भी नहीं पढ़ पाए, ऐसे के ऐसे सब रिटन मैटर लिखा हुआ है। हिस्टोरिक के अंदर रिटन मिला है, पढ़ लिया है, चीज़ों से जानकारी निकाली है जो हम पढ़ेंगे आगे। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें प्री हिस्टोरिक टाइम की, तो प्री हिस्टोरिक टाइम को 2 हिस्सों में बांटा गया, स्टोन एज और कॉपर एज। यानी स्टोन एज की अगर मैं बात करूं दोस्तों, पाषाण युग की बात करूं, इसको भी 3 हिस्सों में बांटा गया, पिलियोथिक टाइम, मेसोलिथिक टाइम और नियोलिथिक टाइम। पिलियोलिथिक टाइम क्या होता है? नो सिविलाइजेशन, बेकार में ऐसे ही रहे दोस्तों। मेसोलिथिक में क्या हुआ दोस्तों? पशुपालन भी आपका चालू हो गया। उसके बाद अगर नवपाषाण की बात करें तो नवपाषाण में क्या हुआ दोस्तों? पशुपालन के साथ साथ यहाँ पर इन्होंने फार्मिंग भी चालू कर दी दोस्तों, इसका पशुपालन भी चालू कर दिया। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो ही जाएगी दोस्तों। इतनी बात आपको समझ में आई? अच्छा दोस्तों अगर हम बात करें, ये तो हमने पढ़ लिया किस किस प्रकार से कैसा काल हम स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक बात समझ में नहीं आ रही दोस्तों, इनकी अवधि को कैसे जाने। अब देखो हमने आपको बता दिया, अगर मैं आपसे पूछूं कि आज से पहले आदि मानव कब आए थे तो आप सीधा सीधा बता सकते हैं क्या कि आदि मानव बहुत वर्ष पहले आए थे, लेकिन ये कोई जवाब नहीं हुआ दोस्तों। मैं आपसे पूछ रहा हूँ फिक्स अवधि बताइए, फिक्स टाइम पीरियड बताइए, ये टाइम पीरियड कब कब कहाँ पर आए दोस्तों, तब फिक्स के लिए क्या करें। देखो दोस्तों कितना लंबा टाइम पीरियड है भाई, 1-2 घंटे की बात तो है नहीं, 2-4 महीने पहले की बात भी नहीं है, 1-2 साल पहले की बात भी नहीं है दोस्तों, कई सेंचुरीज पहले की बात चल रही है ना। तो इन सेंचुरीज को याद कैसे रखा जाए, इसके लिए क्या किया गया, एक नया इसके लिए दोस्तों प्रकरण स्टार्ट किया गया, एक नया प्रोसेस स्टार्ट किया, जैसे कि उसको हम समझाते हैं, फिर इसका हम दोस्तों टाइम पीरियड लिखेंगे। देखिए दोस्तों जरा, अगर टाइम पीरियड की मैं बात करूं, यहां पर इसको ऐसे लिखने देंगे, देखो जरा, अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं दोस्तों तो कैसे करेंगे बताना जरा दोस्तों। देखो इधर आ जाओ, आज क्या है दोस्तों 2022, अरे कोई फेस्टिवल नहीं है भाई, मैं सन की बात कर रहा हूँ। किस ईयर में हम रह रहे हैं? 2022। इससे पहले क्या था दोस्तों? इससे भी पहले क्या था दोस्तों, अगर मैं बात करूं, बताओ जल्दी से, 1000। इससे भी पहले क्या था? मैं वर्ष की बात कर रहा हूं, है ना। और एक टाइम ऐसा आया होगा दोस्तों जब ये 0 रहा होगा। क्या रहा होगा दोस्तों? 0। अब आप याद रखेंगे दोस्तों, अगर मैं बात करूं, देखो जरा, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत हुई होगी दोस्तों, अब हमको फिक्स पता नहीं है, तो याद रखेंगे। इस शुरुआत को याद रखने के लिए हमने क्या रखा दोस्तों, यहाँ पर एक नाम रख दिया ईस्वी। क्या नाम रख दिया दोस्तों? ईस्वी, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं दोस्तों क्या? एनो डोमिनी।
ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से आगे की अगर मैं बात करूँ, देखो अब याद रखेंगे आप, अगर मैं आपसे बोलूँ, देखो क्रिस्ट जो थे, है ना, क्रिस्ट तो आप जानते हैं ना, ईसाई जो थे, यीशु जो थे दोस्तों, यीशु के जन्म से पहले पहले का जो समय है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, बीसी बोलते हैं। जैसे कि यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो देखना जरा, 500 से स्टार्ट हुआ होगा, अब फिर दूर जाओ, 1000 से स्टार्ट हुआ होगा, फिर दूर जाओ दोस्तों, 2000 से शुरू हुआ होगा। समझ में आ रही है बात दोस्तों? यानी याद रखेंगे आप, इससे पहले का अगर समय होगा तो दोस्तों उसको हम क्या बोलेंगे, बिफोर क्रिस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों अगर मैं बोलूं, यीशु के जन्म से पहले को हम बोलेंगे बीसी। क्या बोलेंगे दोस्तों, बीसी। यानी कि अगर मैं बोलूं यहां पर ईसा पूर्व, दोस्तों आपको समझ में आ रहा है? अगर मैं यहां पर बोलूं दोस्तों ईसा पूर्व, हाँ स्क्रीन क्लियर है, समझ में आ गया? तो याद रखेंगे आप, फिर दोबारा सुन ले, मैं आपको फिर दोबारा समझा रहा हूं दोस्तों। देखो हमने इस काल को 2 हिस्सों में बांटा, टाइम पीरियड की बात कर रहा हूं। देखो जरा, पहले के टाइम को बोला मैंने एडी, क्या बोला दोस्तों, ईस्वी। और याद रखेंगे यीशु के जन्म से पहले के काल को हमने क्या बोल दिया दोस्तों, बिफोर क्रिस्ट, यानी कि बीसी बोल दिया। तो अगर हम इससे पीछे को जाएंगे दोस्तों, याद रखना जो ईयर होंगे वो हमारे बढ़ते जाएंगे, और अगर हम इधर को आएंगे तो यहाँ पर भी हमको ईयर दोस्तों बढ़ते हुए जाएंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पर, गौतम बुद्ध, बात समझ में आ रही है? अब दोस्तों याद रखेंगे गौतम बुद्ध का जो जन्म था वो क्या है, बिफोर क्रिस्ट का है, यानी यीशु के जन्म से पहले का है। अब जन्म से पहले का है दोस्तों, तो आप याद रखेंगे जन्म से पहले का है, तो मैंने आपको बताया है कि अगर बिफोर क्रिस्ट की बात होगी, यीशु के जन्म से पहले की किसी अवधि को बताया जाएगा, तो उसके साथ में क्या लग जाएगा दोस्तों, बीसी लग जाएगा। क्या लग जाएगा, बीसी लग जाएगा। यानी ये बैठेगा आपका दोस्तों 563 बीसी से 483 बीसी। अब आप ये मत समझना दोस्तों कि जन्म तो हुआ 563 में और मृत्यु हो गई 483 में। देखो यहां पर आ जाओ अपने ग्राफ पर, जैसे जैसे दूर जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं ना, यानी यहां से अगर मैं दूर जाऊंगा तो कहीं 563, देखो याद आ जाओ, कहीं 563 पर तो जन्म हुआ था। अब टाइम पीरियड जैसे जैसे एडी तक आएगा तो कैसा होगा, घटता हुआ जाएगा। तो 563 से जब घटा तो कितना आ गया, 483 आ गया। इसको बर्थ हुआ और इसको दोस्तों डेथ हो गया। तो समझ में आया आपको, बिफोर क्रिस्ट से पहले की बात होगी तो क्रम घटता हुआ होगा। लेकिन अगर दोस्तों एनो डोमिनी एडी के बाद की बात होगी तो दोस्तों जन्म क्या होगा, बढ़ता हुआ होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं दोस्तों, मैं बात करता हूं औरंगजेब की। किसकी बात करता हूं दोस्तों, औरंगजेब की। तो औरंगजेब का जन्म कब हुआ था दोस्तों, 1618 में। अब ये आगे की बात आ गई, यानी एडी लग जाएगा। और 1707 में दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई। तो औरंगजेब की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो 1618 से 1707 तक इनका जीवन रहा। अब ये किसकी बात है, आफ्टर क्रिस्ट की बात है। यानी अब क्या लगेगा यहाँ पर, एडी लगेगा। इसलिए मैंने क्या बोल दिया, एडी बोल दिया। आपको वैल्यू से भी पता लग रहा है, पहले कम है और बाद में ज़्यादा है, यानी आफ्टर क्रिस्ट की बात हो रही है। अगर वैल्यू पहले ज़्यादा हो और बाद में कम हो, यानी याद रखना दोस्तों किसकी बात कर रहे हैं हम, बिफोर क्रिस्ट की बात कर रहे हैं। इतनी बात क्लियर हो गई दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो टाइम पीरियड को देख लेते हैं, ये टाइम एडजस्ट करना आपको आ गया। अब यहाँ पर बात करते हैं पाषाण युग की। अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो याद रखना पूरा पाषाण काल कैसा था, बिल्कुल शुरुआत से था। कैसा था दोस्तों, बिल्कुल शुरुआत से। तो याद रखेंगे
अज्ञात से, अननोन से 8000 BC तक इसका टाइम पीरियड रहा दोस्तों। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो, जब तक BC चलेगा तब तक क्रम घटेगा। समझ में आ रही है बात? मैंने क्या कहा? जब तक BC चलेगा तब तक क्रम दोस्तों घटेगा। तो याद रखेंगे, इस अज्ञात से क्या हो गया? 8000 BC तक हो गया। इससे आगे की अगर मैं बात करूं, मध्य पाषाण काल, तो 8000 BC से 4000 BC तक ये चेंज होगा। इससे आगे की बात करूं अगर मैं दोस्तों, नव पाषाण काल, तो नव पाषाण काल में याद रखेंगे, काफी नीचे गिर गया, 4000 BC से याद रखेंगे कहां तक जाएगा दोस्तों? ये 2500 BC तक ये जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। यानी दोस्तों, पूरा पाषाण से अलग अगर मैं ताम्र युग की बात करूं, किसकी बात करूं दोस्तों? अगर मैं ताम्र युग की बात करूं तो याद रखना, ताम्र युग का जो ड्यूरेशन होगा 3000 BC से 2000 BC तक इसका क्या होगा दोस्तों? टाइम ड्यूरेशन होगा। इसको आप याद रखेंगे दोस्तों। आ गई बात समझ में दोस्तों? ये किसके बारे में बताया मैंने आपको? याद रखेंगे, ये सारा का सारा काल किसके बारे में बताया मैंने आपको? पूरा ऐतिहासिक के बारे में, है ना दोस्तों? समझ में आ गई बात आपको? उसके बाद अगर हम बात करें आद्य ऐतिहासिक की, इसको आप कॉपी कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। आगे देखें जरा, थोड़ा जल्दी देखें जरा। देखो जरा, अगर हम बात करें आद्य ऐतिहासिक, अब आद्य ऐतिहासिक में याद रखेंगे आप, दो बातें हैं पॉइंट। एक तो आता है क्या दोस्तों? इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता। बात समझ में आ रही है दोस्तों? और सेकंड की अगर मैं बात करूं तो सेकंड आता है हमारा वैदिक सिविलाइजेशन, यानी कि वैदिक सभ्यता। दोस्तों अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो याद रखेंगे, सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो याद रखेंगे 2500 BC से 1750 BC तक है दोस्तों। बात समझ में आ गई? सिंधु घाटी सभ्यता जो है 2500 BC से 1750 BC तक है। और सेकंड की अगर मैं बात करूं दोस्तों, वैदिक सभ्यता, जी हाँ, सेकंड हमारा क्या है आद्य ऐतिहासिक का? वैदिक सभ्यता। इसके टाइम ड्यूरेशन की बात करूं तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका टाइम ड्यूरेशन जो होगा 1500 BC से 1500 से 600 BC तक इसका दोस्तों टाइम पीरियड होगा। इतनी बात आप याद रखेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ जल्दी जरा। अब देखो, टाइम पीरियड दोस्तों कहाँ से ला रहे थे? अननोन से, और धीरे 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 डिक्रीज करते करते जा रहे हैं और कहाँ तक आ गए? बिल्कुल जीरो के पास आ गए हैं। और कितना पास आ गए हैं? 600 BC आ गए हैं दोस्तों। इसके बाद की अगर मैं बात करूं, देखें जरा, इसके बाद आता है हमारा हिस्टोरिक काल दोस्तों, यानी कि ऐतिहासिक काल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर याद रखेंगे आप, देखो उसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, 600 BC तक आ गए हैं दोस्तों, याद रखना 600 BC तक अगर हम आ गए हैं। इसके बाद बात करते हैं ऐतिहासिक काल की। हिस्टोरिक टाइम की अगर मैं बात करूं, इसको याद रखना, लौह, यानी कि
आयरन एज इसको बोला जाता है, लोह युग में इसको बोला जाता है। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों। अब आगे की अगर मैं बात करूं तो ऐतिहासिक काल की अगर मैं बात करूं, देखो अभी बीसी में चल रहा है, कहाँ तक आ गए थे लास्ट टाइम हम 600 बीसी तक आ गए थे दोस्तों। तो 600 बीसी से आगे अगर बात करूं मैं तो याद रखेंगे 600 बीसी से 712 एडी दोस्तों। अब हम याद रखेंगे बिफोर क्रिस्ट को छोड़ के आ चुके हैं, जो 0 हमारा एडी था उससे आगे की अब चल पड़े हैं। और आगे की अगर मैं बात करूं तो कहां पर आ गए हैं दोस्तों, 712 एडी में आ गए हैं दोस्तों। और याद रखेंगे आप 712 की बात करें, 712 एडी जो है दोस्तों वो क्या है, भारत के लिए एक बहुत ही काला दिवस है दोस्तों। क्यों दोस्तों, क्योंकि 712 एडी में हिंदू साम्राज्य को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। और यहां पर आगमन होता है दोस्तों 712 में, याद रखेंगे आप, मोहम्मद बिन कासिम। किसका आगमन होगा दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम, है ना। और यहाँ पर शुरुआत होती है 712 एडी में हमारे मुस्लिम साम्राज्य के वंशज, जिन्होंने मुस्लिम साम्राज्य को, है ना दोस्तों, भारत के अंदर, इंडिया के अंदर प्रवेश कराया, इंडिया के अंदर आगमन कराया। यानी मोहम्मद बिन कासिम 712 एडी में प्रवेश करते हैं, यहाँ पर इनका आगमन होता है। और याद रखना दोस्तों 712 एडी में हिंदू साम्राज्य समाप्त कर दिया जाता है। और यहां के बाद याद रखना दोस्तों 712 एडी में हिंदू साम्राज्य को समाप्त कर देने के बाद जो मुस्लिम साम्राज्य है उसने कितने समय तक राज किया दोस्तों, याद रखना 1000 वर्षों तक हिंदू साम्राज्य को दोस्तों तरसा दिया गया अपने भारत पर, अपने देश पर साम्राज्य स्थापित करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो याद रखेंगे पहला साम्राज्य, पहला मुस्लिम शासक कौन था, मोहम्मद बिन कासिम, जो आया था दोस्तों 712 एडी में भारत के अंदर, जिसने हिंदू साम्राज्य को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया और जड़ें इन्होंने फैलाई मुस्लिम साम्राज्य की। और कितने वर्षों तक राज किया दोस्तों, अपने सोने की चिड़िया पर याद रखेंगे 1000 वर्षों तक हिंदू साम्राज्य को समाप्त कर दिया, बंद कर दिया दोस्तों। जी हाँ, आपको बातें समझ में आ रही हैं। आई होप आपको क्लास में पूरा इंटरेस्ट आ रहा होगा दोस्तों। देखो दोस्तों, गुत्थी को उलझाना नहीं है, गुत्थी को सुलझा के एक एक तार तार करके हमको पढ़ना है, ज़्यादा डीप में हमको जाना नहीं है। क्योंकि अगर हम UPSSC पेट की बात करें तो वहाँ पर याद रखेंगे केवल 5 नंबर का हिस्ट्री पूछा गया है, 5 नंबर का भूगोल पूछा गया है। तो केवल हमको दोस्तों उतना ही पढ़ना है जितना कि 5 नंबर का हम क्वालिफाई कर सके दोस्तों, है ना। और पेट के अंदर आप जानते हैं हमको क्वालिफाई मार्क्स दिया नहीं गया है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर चाहिए जिससे कि हम UPSSC, है ना, उत्तर प्रदेश की अधीनस्थ सेवाओं में आने वाली भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा पास कर सकें दोस्तों। तो जल्दी से बताएं जरा आपको ये क्लास कैसी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो दोस्तों, नोट्स आप बनाते रहेंगे, चीज़ों के नोट्स, है ना, टॉपिक वाइज चीज़ों को पढ़ेंगे, ज़्यादा हम डीप नहीं जाएंगे, जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतना ही आप स्टडी करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको बताया पूरा का पूरा हिस्टोरिकल एरा, कैसे कैसे हम आदि मानव से कैसे कैसे हम मानव बने, उसके बाद हमने कैसे कैसे पशुपालन किया, है ना दोस्तों, और खेती का प्रवेश हमने कराया अपने हिस्टोरिक टाइम पीरियड में, और कैसे कैसे मुस्लिम साम्राज्य हमारे भारत में आगमन हुआ। तो याद रखेंगे पहले शासक कौन से, मोहम्मद बिन कासिम थे दोस्तों, जिनका प्रवेश हुआ 712 एडी में। इसको आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है ना दोस्तों। अगर हम मध्यकालीन भारत की बात करें दोस्तों, मध्यकालीन भारत की बात करें, मिडिवल हिस्ट्री की बात करें तो इसके टाइम पीरियड की मैं बात करूं दोस्तों,
तो 712 AD से 1707 AD तक इसका टाइम पीरियड रहा है। जी हाँ, याद रखेंगे मध्यकालीन भारत दोस्तों, याद रखेंगे आप, क्या कहा मैंने आपको, 712 AD से 1707 AD तक क्या रहा दोस्तों, मेडिवल हिस्ट्री रहा। और याद रखेंगे इसकी शुरुआत किसने की दोस्तों, याद रखेंगे पैगंबर हजरत मोहम्मद ने इसकी शुरुआत की। याद रखेंगे दोस्तों, किन्होंने इसकी शुरुआत की, हजरत मोहम्मद साहब ने। किन्होंने की दोस्तों, हजरत मोहम्मद साहब ने किसकी शुरुआत कराई दोस्तों, इस्लाम धर्म की शुरुआत कराई। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में हम केवल इतना ही स्टडी करेंगे। आपको दोस्तों जितना मैंने कराया है इसका अच्छे से आप कॉपी रजिस्टर अपना बना लेंगे, PDF भी आपको मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके आगे की अब हम जो कहानी स्टोरी पढ़ेंगे, अपना इतिहास, अपने भारत का इतिहास, अपने सोने की चिड़िया का इतिहास जो पढ़ेंगे दोस्तों, वो क्लास नंबर 2 में पढ़ेंगे। आशा है आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, कोई जानकारी चाहते हैं तो उसके बारे में भी कमेंट करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और खुश रहें, हमारे साथ बने रहें ऑफिशियल VIP क्लासेस के साथ, है ना दोस्तों, बने रहें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।